मान लो एक गांव में 3 लोग रहते हैं, ए, बी और सी। ए और बी आपस में बैठे बैठे एग्रीमेंट करते हैं कोई जमीन बेचने का, और सी बीच में है दलाल। तो एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि सी को 10,000 रुपए बी देगा, और कुछ टाइम बाद में बी बोलता है कि मैं तेरे को 10,000 रुपए नहीं दूंगा। अब सवाल उठता है, क्या सीधे सी जाकर बी के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि सी उस एग्रीमेंट में पार्टी नहीं था, वो थर्ड पर्सन था। यहीं से पैदा होता है कॉन्सेप्ट किस चीज का? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस डॉक्ट्राइन का सीधा मतलब है कॉन्ट्रैक्ट से बने राइट्स और ऑब्लिगेशंस सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच होते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज होते हैं। मतलब ए और बी पार्टीज है, सी स्ट्रेंजर है। ए बी दोनों आपस में केस कर सकते हैं, लेकिन सी ना तो बी पर केस कर सकता है ना ए पर। रीजन, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सी पार्टी नहीं है, बेनिफिशियरी है। बेनिफिट के लिए बना था और कोई पार्टी वार्टी नहीं है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट का फायदा वही उठा सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो। अब आता है लीगल बेसिस। लीगल बेसिस क्या है? आप इसको एक सिचुएशन से समझो। कोर्ट में जब कोई जज ये पूछता है कि आप किस अधिकार से इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना चाहते हैं, तो जवाब किताब से नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से दिया जाता है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि पार्टीज ही केस कर सकती है, ना कि कोई थर्ड पर्सन। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली होती है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी एक सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, यानी ऐसा कोई सेक्शन नहीं मिलेगा जिसमें ये नाम हो, लेकिन फिर भी ये डॉक्ट्राइन कानून में पूरी तरह वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसके कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था, इसको कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। अब सवाल आता है कोर्ट ने इसे कहाँ से निकाला? तो कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर भरोसा किया। कौन सी? सेक्शन 2H कहाँ की? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। वो क्या कहती है? डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डेफिनेशन बताती है। ये क्या बोल रही है सेक्शन 2H? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सके, और इन्फोर्स वही करेगा जिसने एग्रीमेंट किया हो। ठीक है। अब सेक्शन दूसरे नंबर की सेक्शन कौन सी आती है? सेक्शन 10। वो क्या कह रही है? व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सेक्शन 10 ये बताती है कि किन लोगों के बीच किया गया एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यानी दो या ज्यादा लोग। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा था आपस में कंसेंट देकर, ठीक है। और तीसरा था लॉफुल एग्रीमेंट करते हैं। दो से ज्यादा लोग आपस में कंसेंट देकर लॉफुल एग्रीमेंट करते हैं, वही लोग कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होते हैं। सही बात है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इन दोनों सेक्शन से? ये साफ हो जाता है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं सिर्फ वही लोग उस कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होते हैं। कोई आउटसाइडर, कोई स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट को इम्पोज नहीं कर सकता। तो शॉर्ट लाइन में याद रखने के लिए ये देख लो कि कॉन्ट्रैक्ट कानून के लिए तभी बोलता है जब पार्टीज बोले, मतलब पार्टीज बोलेगी तब ही कोर्ट में जाएंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ लीगल बेसिस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आता है एसेंशियल रूल्स ऑफ द डॉक्ट्राइन। रूल्स क्या क्या है? अब सारी थ्योरी को एक गोल्डन रूल में बांध दो। मतलब ओनली पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन sue अपॉन इट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है या पार्टी है वही कोर्ट जा सकता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट या पार्टी नहीं है उसका कोई लीगल राइट नहीं है। सिंपल भाषा में तीसरा आदमी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में घुस नहीं सकता। रीजन, उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने एग्रीमेंट नहीं किया, तो वो थर्ड पार्टी है। ये वन लाइन एग्जाम रेडी स्टेटमेंट अगर मैं दूं तो वो ये मान लो, ए थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर हैज नो राइट टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है। अब आता है चौथा, लीडिंग केस। लीडिंग केस क्या क्या है? सबसे पहला था डनलप। डनलप टायर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड, 1915 का है। इसमें क्या क्या फैक्ट था? तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में हुआ था, एक तो डनलप और एक सेल्फ्रिज। तो लेकिन तीसरे इंसान ने आकर कहा यह कॉन्ट्रैक्ट मेरे बेनिफिट के लिए है, इसलिए मैं इसे एनफोर्स करूंगा। अब इस पे सवाल क्या आता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट पर केस कर सकता है? तो फैसला क्या आता है? कोर्ट ने कहा जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है वह स्यू भी नहीं कर सकता, चाहे कॉन्ट्रैक्ट उसी के बेनिफिट के लिए क्यों ना बना हो। अब इंपॉर्टेंस ऑफ केस क्या था? इस केस ने डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मजबूती से एस्टैब्लिश कर दिया। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि बेनिफिट होना इनफ नहीं होता, पार्टी होना जरूरी है।
बेनिफिट मिले ना मिले वो अलग बात है, आपका नाम उसके अंदर है वो अलग बात है, आप पार्टी हो या नहीं हो वो बहुत जरूरी बात है। केस से निकलने वाली लाइन बेनिफिट से राइट नहीं बनता और कॉन्ट्रैक्ट से राइट बनता है, ये एक मेन लाइन है। मतलब आपका अग्रीमेंट के रीजन से कोई बेनिफिट है वो आपका राइट नहीं है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपका एक राइट है स्यू करने का, कोर्ट में जाने का। आप उस पर अगर थर्ड पर्सन हो तो उसके ऊपर कोई भी तरीके का केस वेस नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया एग्जांपल्स देकर। अब आता है छठा पॉइंट, एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब तक क्या था, रूल क्या कह रहा था, स्ट्रेंजर स्यू नहीं कर सकता, लेकिन अपना इंडिया का कानून है वो इतना भी कठोर नहीं है कि इनजस्टिस होने दे दे, इसलिए इंडियन लॉ ने कुछ एक्सेप्शन माने हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है वो देखते हैं, बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट क्रिएट करता है तो बेनिफिशियरी स्ट्रेंजर होते हुए भी शू कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए ए अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है, लेकिन कंडीशन यह है कि बी उस प्रॉपर्टी को सी के बेनिफिट के लिए रखेगा। मतलब बी ट्रस्टी बन गया, सी बेनिफिशियरी हो गया। अब जब बेनिफिशियरी की बात आती है ट्रस्ट के अंदर तो वो इश्यू कर सकता है, सी ट्रस्ट को इन्फोर्स कर सकता है। रीजन, यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ट्रस्ट ऑब्लिगेशन है। अब सेकंड आता है फैमिली सेटलमेंट या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स। फैमिली या मैरिज के लिए बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट्स में बेनिफिशियरी को राइट दिया जाता है। क्या केस देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन खान वर्सेस हुसैनी बेगम, 1910 का केस है। इसके शॉर्ट के अंदर मैं स्टोरी बताता हूँ। निकाह के टाइम पर एक एग्रीमेंट हुआ, हस्बैंड ने वाइफ के मेंटेनेंस का प्रॉमिस किया। वाइफ कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, फिर भी वाइफ को शू करने की परमिशन मिली। रीजन, फैमिली एग्रीमेंट्स को लॉ प्रोटेक्ट करता है। अब आता है तीसरा, एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। इसमें क्या होता है, अगर प्रोमिसरी खुद ये मान ले कि वह तीसरे व्यक्ति के लिए लायबल है तो वह बाद में मुकर नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, बी खुले तौर पर कहता है कि हाँ मुझे सी को पैसे देने हैं। अब सी बाजार के अंदर कह दिया है बी ने कि मुझे सी को पैसे देने हैं, सी को पैसे देने हैं, अब सी इश्यू कर सकता है। अब आता है चौथा पॉइंट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स के राइट्स को किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है, सेक्शन 130 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की। उसके अंदर एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बताता हूँ, ए को बी से पैसे लेना था, ए ने अपना राइट सी को असाइन कर दिया। अब सी बी से पैसे मांग सकता है, तो ये थर्ड पार्टी है। अगर बी की नजरों से देखे तो ये थर्ड पार्टी है, लेकिन ए ने अपने सारे के सारे राइट थे वो सी को ट्रांसफर कर दिए। अब सी और बी दो पार्टी हो गई, अग्रीमेंट चाहे इन दोनों के बीच में हुआ ना हुआ हो, लेकिन वन पार्टी ने थर्ड पार्टी को अपने राइट्स दे दिए। अब वन पार्टी सीन से बाहर हो गई, सिनेरियो से बाहर हो गई, अब थर्ड एंड सेकंड पार्टी आपस में लड़ो। अब आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एजेंट। जब कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के थ्रू होता है तो असली पार्टी एजेंट नहीं है, प्रिंसिपल होता है। सेक्शन 182 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कह रहा है, ए ने अपने एजेंट के जरिए बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। ए शू भी कर सकता है और शूट भी हो सकता है, किससे, बी से, एजेंट से नहीं, बी से, वो थर्ड पार्टी है। फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ, बी से। हालांकि डॉक्ट्राइन स्ट्रिक्ट है, ये मैं मानता हूं कि डॉक्ट्राइन स्ट्रिक्ट है, लेकिन इंडियन लॉ इनजस्टिस रोकने के लिए इन एक्सेप्शन को मानता है। तो ये सारी की सारी 5 एक्सेप्शन बताई है मैंने, ये जरूर डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट होती है। अब आती है पोजीशन अंडर इंडियन लॉ की। मतलब इंडियन लॉ ने डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पूरी मजबूती से अपनाया है। जनरल रूल बहुत क्लियर है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स और लायबिलिटी सिर्फ पार्टीज के बीच होते हैं, ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। लेकिन साथ साथ इंडियन लॉ ये भी समझाता है कि अगर रूल को बिना फ्लेक्सिबिलिटी के लागू कर दिया जाए तो कई बार इनजस्टिस हो सकता है, इसलिए डॉक्ट्राइन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लेकिन रीजनेबल एक्सेप्शंस भी अलाउ किए जाते हैं ताकि किसी इनोसेंट पर्सन को नुकसान ना हो। अब ये था आज का टॉपिक, और अगर मैं इसको सारांश में कहूँ तो इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ राइट्स फ्लो ओनली बिटवीन द पार्टीज नॉट टू स्ट्रेंजर्स। ये लाइन आपको याद रखनी है, मतलब पार्टीज
के बीच में ही रहते हैं राइट्स शू करने के, और स्ट्रेंजर्स के पास कोई राइट्स नहीं होते। लेकिन ये 5 एक्सेप्शन भी आपको साथ-साथ याद रखनी है। पार्टी नहीं तो प्राइवेटी नहीं, और प्राइवेटी नहीं तो राइट नहीं, ये याद रखना। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा आपको कौन-सा डॉक्ट्राइन के बारे में जानना है, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके मुझे बिल्कुल बताना। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर डालूँ उसके बारे में भी मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। थैंक यू।